हाय एवरीवन, माय नेम इज एकता सोनिया। आई वेलकम यू ईच एंड एवरीवन ऑन दिस यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो हमारी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के ऊपर होने वाली लोकोमोशन एंड मूवमेंट हमारा चैप्टर है। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी का और काफी कंफ्यूजिंग सा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड चैप्टर है, लेकिन ट्रस्ट में बहुत इंटरेस्टिंग भी है साथ ही साथ में। तो हमें यार आपको पता है कि हमने एक सीरीज चला रखी है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की हर एक सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि यार जितना मैं बिलीव करती हूँ कि स्पेशली बायो के लिए मैं बताऊँ, बायो में आपको थ्योरी तो पढ़नी पड़ती है हर एक चैप्टर की एनसीईआरटी से, लेकिन उसके साथ सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलता है। कई बार ऐसी चीजें होती है जो थ्योरी के अंदर नहीं गिवन होती हैं और वो चीजें हमें एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस में पूछती जाती है। इसीलिए हमें सॉल्यूशंस भी देखने चाहिए एंड क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए ताकि हमसे एक भी कॉन्सेप्ट छूट ना जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट के ऊपर। उससे पहले बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताना चाहती हूँ एमवीसैट को लेकर। अब आप पूछ रहे होंगे कि एमवीसैट क्या है। मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट है यार इसका फुल फॉर्म। एक्चुअली ये टेस्ट जो है आपके भले के लिए कंडक्ट करवाया जा रहा है। इन शॉर्ट एकदम मैं बात करूँ तो, क्योंकि यार आपका नीट और जेई का पेपर कंडक्ट होगा वो आपका जिस भी वे में कंडक्ट हो रहा है, मतलब जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जितना भी पर्टिकुलर आपको टाइम दिया जा रहा है, उस टाइम फ्रेम में आपकी प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ में आप उस एक टाइम पर सारे सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके सारा नॉलेज एक साथ में आपको रखना पड़ता है। देन यू हैव टू राइट दैट एग्जाम एंड उसके साथ ही आप उसको क्लियर कर पाते हैं। तो यार आई बिलीव समवेयर कि आपको प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और ये प्रैक्टिस अगर आप घर पे बैठ के करो दैट इज कंप्लीटली ओके, बट समटाइम्स वी हैव टू प्रैक्टिस अ मोर। और पता है कैसे, नीट और जेई का पेपर जो होगा वो आपको पता है ऑल इंडिया लेवल पे होता है। ऑल इंडिया लेवल पे इतना कंपटीशन होता है, कट थ्रोट कंपटीशन होता है, इतने सारे बच्चे पेपर लिख रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे आ जाती है कि यार आप लोग ना डर जाते हैं उस चीज को लेकर कि यार पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं होगा, है ना। तो उस चीज को यार कॉन्कर करने के लिए अपन पहले ही एक छोटा नीट लिख लेते हैं, छोटा जेई लिख लेते हैं और उसके बाद अपन मेन युद्ध में यानी मेन एग्जाम की तरफ जाते हैं। तो इसीलिए यार एमवी सैट है आप लोगों के लिए और बिल्कुल ये ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको फ्री रजिस्ट्रेशन करना है। कोई आपसे एक पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। इवन दो अगर आप ये पेपर देते हैं तो आपको बहुत सारी गुडीज, गिफ्ट्स और स्पेस रिसर्च सेंटर में आपको ट्रिप भी मिलेगी वेदांतु की तरफ से, एंड साथ ही साथ में बच्चों आपको स्कॉलरशिप मिलेगी वेदांतु के कोर्सेज के ऊपर। तो यही बात है यार, मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कैसे ये पेपर देना है। हालांकि ये पेपर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके से कंडक्ट करवाया जा रहा है, बट आई विल डेफिनेटली रेकमेंड यू ऑफलाइन टेस्ट आप लिखिए। क्यों? क्योंकि यार नीट का पेपर मान लो जो अपना 3 घंटे 20 मिनट का पेपर होता है, क्या अपन ऑनलाइन लिखते हैं? वो नहीं लिखते, हमें ऑफलाइन लिखना पड़ता है। तो ऑफलाइन यार हम आसपास अपने बच्चों को देखते हैं ना, ज्यादा बच्चों को, तो हमें ना और ज्यादा एंजाइटी होती है और ज्यादा डर लगता है, तो उस चक्कर में पेपर बिगड़ भी सकता है। तो इसीलिए उस चीज की प्रैक्टिस करने के लिए यार ये मैं आपको बोलूंगी ऑफलाइन में देकर आओ। मैं आपको ये सेंटर्स बता देती हूँ। हमारी टोटल 15 सिटीज है जहाँ पे ये पेपर कंडक्ट करवाया जा रहा है। कब कब कंडक्ट करवा रहे हैं हम? 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 9 दिसंबर और 10 दिसंबर, 4 डेट्स है हमारे पास में। ये चारों डेट्स पर ये पेपर होगा और ये ऑफलाइन सेंटर्स हैं चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, पौंडीचेरी, त्रिची, हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, नागपुर, औरंगाबाद, पटियाला, मुजफ्फरपुर, दिल्ली, बैंगलोर, पुणे। इन सारी की सारी सिटीज के अंदर अपना ऑफलाइन सेंटर ये है जहां पर आप जाके ऑफलाइन पेपर लिख कर आ सकते हैं और अपना नियरेस्ट सेंटर चूज कर लो और वहां पर पेपर लिखो। अब देखो आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल स्टेप्स हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या पिन कमेंट्स के अंदर, इस वीडियो के पिन कमेंट्स में आपको लिंक प्रोवाइड करा हुआ होगा एमवीसैट का, उस पर क्लिक करिए, फ्री रजिस्ट्रेशन आइए, एक भी पैसा आपको देना नहीं है। साथ ही में की कुछ हाइलाइट्स बता दूं मैं आपको यार, जिनकी भी अच्छी रैंक आएगी तो उनमें से हम टॉप 7 स्टूडेंट्स को चूज करेंगे जिनकी भी अच्छी रैंक आई होगी। हर एक स्टूडेंट को, जो 7 के 7 स्टूडेंट्स हैं, इन 7 स्टूडेंट्स को हम फुली पेड स्पेस रिसर्च प्रोग्राम के अंदर ट्रिप दे रहे हैं 5 दिन की, और आपको इसरो में भी जाने का मौका मिलेगा। तो यार देखो कितना बड़ा हमारे लिए प्राइड की बात है इसरो में जाना और ऐसी जगह को विजिट करना जहां पर हम कुछ ही टाइम पहले इतना ज्यादा जिसकी वजह से हम प्राउड फील किए थे एज एन इंडियन। एक बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए, है ना। इसरो से हमने जब चंद्रयान को लॉन्च किया था तो दैट वाज सो ग्रेट मोमेंट। मतलब उस टाइम पर पूरे हिंदुस्तान की धड़कनें एकदम रुक सी गई थी उस टाइम पर। तो यार सोचो तुम्हें इसरो में जाने का मौका मिले, है ना, तो कितना ज्यादा अच्छा होगा। और सिर्फ आपको एक एग्जाम राइट करना और कुछ भी नहीं करना, आपको उस एग्जाम में अपनी काबिलियत दिखानी है कि वेदर यू आर डूइंग ग्रेट और नॉट, है ना। उससे आपको एक क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा। क्योंकि यार देखो ये कॉम्पिटिशन एग्जाम्स होते हैं, ये बोर्ड एग्जाम्स नहीं है, ये
आपके नॉर्मल स्कूल वाले एग्जाम्स नहीं है जहां पर आपने पेपर लिख दिया, हो गया, पास हुई अच्छी बात है, फेल हुई अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ कंपटीशन होता है और कट थ्रू कंपटीशन होता है। इतने बच्चे होते हैं, इतने बच्चे होते हैं कि मतलब मेन एग्जाम में आप जाओगे 23-23 लाख बच्चे नीट के पेपर में बैठते हैं। अब इतने बच्चों के बीच में खुद को स्टैंड करवाना, AIR 1 लाना, वो एक बहुत बड़ी चीज होती है, अपने आप में एक बहुत बड़ी गर्व की बात होती है। तो वहां तक हमें AIR 1 लाने के लिए पहले हम छोटा नीट दे लेते हैं, छोटे लेवल पे नीट दे लेते हैं, एंड दैट इज MVSAT। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको 2023 में वेदांतु दे रहा है, एंड आई कैन बेट यू ये आपको कहीं पर भी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी जहां पर आपको 5 दिन का फुली पेड स्पेस रिसर्च प्रोग्राम में आपको ट्रिप दिया जा रहा है, इवन इसरो के अंदर भी। तो यार ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए आपको मैं बोलती हूँ आप ये ऑफलाइन पेपर देकर आइए। हालांकि टेस्ट ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में हो रहा है, लेकिन ये जो स्पेस रिसर्च प्रोग्राम में 5 दिन का ट्रिप मिल रहा है फ्री, ये उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो पेपर ऑफलाइन देकर आएंगे। जो ऑनलाइन पेपर लिखेगा उसको नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो बच्चा ऑफलाइन देकर आएगा वही ये चीज अवेल कर पाएगा। इसीलिए मैं तुमको रेकमेंड करती हूँ ऑफलाइन ही देकर आओ ये पेपर, ठीक है। उसके बाद स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, अश्योर्ड स्कॉलरशिप मिलेगी भैया 100% तक की। ऑफलाइन और ऑनलाइन कोई भी वेदांतु का कोर्स हो आपको मिलेगी। और साथ में एक और चीज मैं आपको बता दूं, जितने भी ये ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं जो ऑफलाइन पेपर देकर आएंगे इन सेंटर्स के ऊपर, वहां पर उन सभी बच्चों को 20% अश्योर्ड मिलेगी। चाहे तुम्हारी रैंक आए ना आए, 20% तुम्हें मिलेगी ही मिलेगी ऑफलाइन सेंटर्स के अंदर, है ना। तो ऑफलाइन सेंटर्स में यार तुम्हें 20% स्कॉलरशिप वेदांतु के कोर्सेज के ऊपर मिल सकती है। इसके साथ साथ में जिनकी अच्छी रैंक आएगी उनको ड्रोन, स्मार्ट वॉचेस वगैरह वो भी सारी चीजें मिल सकती हैं। और ये सारी चीजें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों टाइप के बच्चों को दी जाएगी। मतलब जो ऑनलाइन पेपर दे रहा है, ऑफलाइन दे रहा है, उन सबको ये वाली चीजें दी जाएंगी। तो कुछ चीजें हैं जो सिर्फ ऑफलाइन वालों को दी जा रही है, कुछ चीजें हैं जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को दी जा रही है। ये रिपोर्ट कार्ड वगैरह ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को दिया जा रहा है, और आप फ्री में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इसका। तुरंत जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आपको चैट सेक्शन के के अंदर लिंक दे रखा है, कमेंट सेक्शन में लिंक पिन करके रखा हुआ, फटाफट से जाके करिए। एंड इसी के साथ में यार एडमिशन कैसे करनी है, क्योंकि MVSAT भी अपने आप में एक छोटा नीट है। मैंने कहा ना, छोटा नीट छोटा चाहिए है, तो उसको यार क्रैक करना है, हमें अच्छे हमारे नंबर लाने, अच्छे रैंक लाना है, तो ऑफकोर्स ही बात है कि हमें उसके लिए भी प्रैक्टिस की जरूरत होगी। तो वो प्रैक्टिस भी हम वेदांतु ही आपको प्रोवाइड करेंगे हमारे ऐप के ऊपर। और इस ऐप के ऊपर आप देखेंगे कि ये एडमिशन टेस्ट जो है अपना MVSAT है, उसके लिए हमने मॉक टेस्ट लॉन्च किए हैं जो आपको ऐप के ऊपर दिख रहे हैं। और ये ऐप के ऊपर जो मॉक टेस्ट हैं ये लाइव हो चुके हैं ऑलरेडी। तो आप प्लीज जाकर ऐप को एक बार देखो, अपना मॉक टेस्ट अपनी अकॉर्डिंग, अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, आप क्लास 12th के बच्चे हैं, क्लास 11th के बच्चे हैं, 8, 9, 10th कोई भी बच्चे हैं, आप बस सेलेक्ट करिए अपनी कैटेगरी को और मॉक टेस्ट अपना लिख दीजिए, ठीक है। तो ये मॉक टेस्ट जो है बच्चा आपको देने हैं, और ये मॉक टेस्ट आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे MVSAT के अंदर अच्छी रैंक लाने के लिए। तो याद रखिए 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 9 दिसंबर एंड 10 दिसंबर, हफ्ते में 2 दिन, मतलब पहले हफ्ते और दूसरे हफ्ते, मतलब पूरे 4 दिन आपका ये पेपर कंडक्ट होगा। और देख लो यार कितना ज्यादा अभी गोल्डन चांसेस को मिस मत करना, ठीक है। और मॉक टेस्ट देना अभी से शुरू कर दो ताकि प्रैक्टिस बन जाए, क्योंकि नाउ यू डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम कि आप बहुत ज़्यादा टाइम है तो हम आराम से मॉक टेस्ट सॉल्व कर लेंगे। अभी ही मॉक टेस्ट लगाना शुरू करोगे तो ही जाके आगे बात बनेगी। ओके जी, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो के साथ में। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ सार्कोमियर ऑफ स्केलेटल मसल शोइंग डिफरेंट रीजन। तो देखो यार, स्केलेटल मसल जो होती है उसका डायग्राम हमें शो करना है, उसके अंदर अलग अलग रीजन शो करने हैं। आपको पता है स्केलेटल मसल जो होती है, जैसे कि अपन मानते हैं इस तरीके की मसल है, तो उसमें कई जगह पे डार्क बैंड होते हैं, कई जगह पे लाइट बैंड होते हैं। तो कुछ इस तरीके से स्ट्राइटेड मसल हम इसको बोल देते हैं, स्केलेटल मसल को। तो स्ट्राइटेड इसलिए बोल देते हैं बेटा, ये डार्क बैंड को हम ए बैंड बोल देते हैं, लाइट बैंड को आई बैंड बोल देते हैं, फिर ए बैंड होता है, फिर आई बैंड होता है। तो कुछ इस तरीके से ऑल्टरनेटिवली ऐसे प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ए बैंड, है ना, और ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर आई बैंड दिखाई दे रहा है। आई बैंड और ए बैंड कहाँ से कहाँ तक होता है, देखिए जरा सा। जो आई बैंड होता है बच्चों,
ये क्या है एक्चुअली में? ये आपको दो गहरी गहरी लाइन दिखाई दे रही है, ये जेड लाइंस होती हैं। इन दो जेड लाइन के बीच का स्पेस होता है सार्कोमियर। अब इस सार्कोमियर के इस साइड आधी साइड और इस वाली आधी साइड में हाफ हाफ आई बैंड होता है। कंप्लीट को मिला देंगे तो कंप्लीट आई बैंड हो जाता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास में क्या होते हैं, पतले फिलामेंट्स ही होते हैं, मोटे फिलामेंट्स नहीं होते। मतलब आपके पास में एक्टिन फिलामेंट्स ही होते हैं, मायोसिन नहीं होते हैं। ए बैंड की बात करेंगे तो आपके पास ये पतले फिलामेंट भी है और ये मोटे फिलामेंट भी होते हैं। तो कंप्लीट मोटे फिलामेंट के साथ साथ थोड़े थोड़े पतले फिलामेंट भी शामिल होते हैं, तब जाके ए बैंड बनता है। तो ए बैंड के अंदर एक्टिन एंड मायोसिन दोनों टाइप के फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि आई बैंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्टिन प्रेजेंट होता है, पतला फिलामेंट, नॉट मोटा फिलामेंट। ठीक है, अब आपको दिखाई दे रहा है ए बैंड का एक ऐसा जोन जिसके अंदर, देखो मैं आपको थोड़ा अच्छे से दिखाती हूँ। ए बैंड का के अंदर आपको कुछ ये ऐसा जोन दिखाई दे रहा है जहां पर कोई भी पतला बैंड नहीं है, मतलब पतला फिलामेंट नहीं है, एक्टिन फिलामेंट नहीं है। तो ये वाला जोन जो होता है उसको एच जोन कह देते हैं। ठीक है, तो ये याद आपको रखना है। तो ये आपका डायग्राम हो गया। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो देखो यार, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के अंदर एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ पर सिंपल सी हमें डेफिनेशन लिखनी है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी स्टेट्स दैट मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है, क्योंकि जो पतले फिलामेंट होते हैं वो मोटे फिलामेंट के ऊपर ऐसे सरक जाते हैं। जब वो खिसक जाते हैं, इस तरीके से सरक जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है मसल पूरा का पूरा। देखिए जरा सा, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस डायग्राम के अंदर दिखा देती हूँ मैं तुमको, है ना, यहीं पर ही दिखा देते हैं। चलिए आप देखिए जरा सा, ये आपको दिखाई दे रहा है जेड लाइन। इस जेड लाइन से पतले फिलामेंट अटैच्ड होते हैं। ठीक है, और ये मोटे फिलामेंट्स होते हैं यहाँ पर, है ना। अब आपको पता है कि अगर मैं इस सार्कोमियर को छोटा करना चाहूँ, ये एक सार्कोमियर होता है ना बेटा, यही आपकी पता है कि आपको फंक्शनल यूनिट होती है ना। अगर मैं सार्कोमियर को छोटा करूंगी तो ऐसे सार्कोमियर बहुत सारे हैं पूरे मसल के ऊपर, तो एक को छोटा करूंगी तो बहुत सारे वो भी छोटे होंगे। अगर वो सारे सार्कोमियर छोटे हो जाएंगे तो पूरी मसल छोटी हो जाएगी। तो दैट्स हाउ वी आर टेलिंग कि हाँ, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। तो सार्कोमियर को छोटा करने के लिए बेटा जी हमें ये पतले फिलामेंट्स जो होते हैं इनको उठा के ऐसे खींचना होता है मोटे फिलामेंट के ऊपर। मोटे फिलामेंट हिल नहीं सकते क्योंकि वो तो मोटे हैं, चल नहीं सकते हैं। तो इसके ऊपर हमें पतले फिलामेंट को खींचकर लाना पड़ता है, जिससे कि क्या होता है, ये जो एच जोन होता है ना, ये पतला मतलब कम हो जाता है। ये मोटे पतले फिलामेंट ऐसे खींचकर इधर आएंगे और इस वजह से ये जोन कम होगा। और ये पतले फिलामेंट किससे अटैच्ड होते हैं, जेड लाइन से। जैसे जैसे पतले फिलामेंट आएंगे मोटे फिलामेंट के ऊपर खिसकेंगे, तो खिसकने के चक्कर में दो जेड लाइन भी एक दूसरे के पास आएगी। दो जेड लाइन आने की वजह से ये सार्कोमियर भी क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो ये एक तरीके की स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी होती है। आगे चलते हैं, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो देखो यार, मसल कॉन्ट्रैक्शन कब होता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन मैंने बताया कि जो पतले फिलामेंट होते हैं वो मोटे फिलामेंट से अटैच होंगे, पतले फिलामेंट जो होते हैं वो मोटे फिलामेंट के ऊपर इस तरीके से सरकते हैं, स्लाइड करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक्टिन फिलामेंट के पास में, जो एक्टिन फिलामेंट होता है ना, इसके पास में एक ऐसी साइट होती है जिस साइट के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट होती है। ठीक है, और मायोसिन फिलामेंट के पास में ऐसी साइट होती है जो कि एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है। मतलब मोटे वाले के पास पतले वाले को बिठाने के लिए जगह है, पतले वाले फिलामेंट के पास मोटे वाले को खुद के ऊपर बिठाने की जगह है। जब उन दोनों की वो साइट ओपन होती है तो वो एक दूसरे से बंध जाते हैं, और बंधने के बाद में बेटा जी देखिए इस तरीके से क्रॉस ब्रिज बना लिया। इस मायोसिन हेड ने इसके साथ में बॉन्डिंग करके इस तरीके से क्रॉस हेड ब्रिज बना लिया है। अब क्या होता है ना, यहाँ पर तो आपको पता है कि ये एडीपी की फॉर्मेट में रहता है। मतलब एटीपी यहाँ पर जो है कंप्लीटली इस तरीके का पड़ा रहता है। जब एटीपी पूरा का पूरा टूटता है, आपको पता है एटीपी जैसे ही टूटता है तो इसको लगता है धक्का, एनर्जी की वजह से। धक्का लगने की वजह से बेटा जी जाता है, मतलब ये जो हेड होता है इस तरीके से क्रॉस ब्रिज बनाया था, अब ये इसको पावर स्ट्रोक लगता है। इसको हम पावर स्ट्रोक कहते हैं क्योंकि यहाँ पर एटीपी जो होती है वो टूट जाती है। ठीक है, तो एटीपी यहाँ पर पावर स्ट्रोक लगेगा और पावर स्ट्रोक की वजह से ये पीछे की साइड ऐसे धक्का मारेगा इसको। तो जो मोटा फिलामेंट होता है वो पतले फिलामेंट को इस तरीके से पीछे की साइड धक्का मारता है। उसके बाद में ये जो पावर स्ट्रोक होगा, पावर स्ट्रोक होने के बाद में आपको पता है कि एटीपी वापस बन जाएगी, और एटीपी जैसे ही बन जाएगी वैसे ही मायोसिन जो होता है इसको छोड़ देगा, पतले फिलामेंट को। तो बेसिकली इतना समझ के चलिए कि जो एटीपी होता है ना वो दुश्मन होता है किसका, मायोसिन और एक्टिन दोनों को एक दूसरे से बंधने नहीं देता। और जब तक ये दोनों बंधेंगे नहीं तब तक कॉन्ट्रैक्शन होगा नहीं। तो एटीपी जब तक बना रहेगा तब तक कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, लेकिन जैसे ही एटीपी टूट जाएगा एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में,
वैसे ही एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे और उसके ऊपर स्लाइड कर जाएगा, पतला फिलामेंट मोटे के ऊपर स्लाइड कर जाएगा और पावर स्ट्रोक होगा। और पावर स्ट्रोक होने के बाद में वापस जब एटीपी बन जाएगा तो वापस ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, पतले और मोटे फिलामेंट एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे, यानी कि क्रॉस ब्रिज जो बना था वो टूट जाएगा। तो ब्रेकिंग डाउन कब होता है? जब एटीपी बन जाती है। और फॉर्मेशन कब होता है क्रॉस ब्रिज का? जब एटीपी आपकी टूटती है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि आपको देखो पता है पावर स्ट्रोक जब लगेगा, पावर स्ट्रोक की वजह से आपको पता है कि ये पीछे की साइड गया। अगर मोटा फिलामेंट पीछे गया है तो पतला फिलामेंट भी तो उसके साथ गया होगा। ऐसे थोड़ी ना कि क्योंकि पतला फिलामेंट अलग से पड़ा हुआ है, पतला फिलामेंट और मोटे फिलामेंट ने तो क्रॉस ब्रिज बना लिया था ना, चिपके हुए थे एक दूसरे से। अगर वो ऐसे हिल रहा है तो पतला फिलामेंट तो आगे जाएगा ना। दैट मीन्स कि मोटा फिलामेंट हिला नहीं है कहीं पर भी, अपनी जगह चेंज नहीं करी है, क्योंकि वो तो मोटा है। पतले फिलामेंट, क्योंकि पतला फिलामेंट मोटे से जुड़ा हुआ था इसलिए मोटा फिलामेंट ऐसे हुआ तो पतला फिलामेंट आगे खिसक गया। इस वजह से बेटा जी पावर स्ट्रोक लगता है, इसलिए हम बोलते हैं पतले फिलामेंट जो होते हैं मोटे के ऊपर स्लाइड कर जाते हैं। तो ये मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। इस मसल कॉन्ट्रैक्शन के चलते हुए आपको पता है कि एच जोन जो होता है वो छोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो पतले फिलामेंट होते हैं वो ऐसे खिंच कर आते हैं इस साइड मोटे के ऊपर, और इनके बीच का जो स्पेस होता है वो कम कर देते हैं। देख पा रहे हैं आप कि रिलैक्स कंडीशन में स्टेज है, ये कॉन्ट्रैक्शन के अंदर देख पा रहे हैं एच जोन कितना कम हो गया। और अगर मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, एक ऐसी कंडीशन आती है कि आप बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं, आप इतना थक जाते हैं कि अब आप में शक्ति नहीं काम करने की, उस टाइम पर आपके मसल मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन की कंडीशन के अंदर आपको पता है कि एक एच जोन गायब ही हो गया, दिख ही नहीं रहा है एच जोन अब, है ना। तो एच जोन गायब हो गया है, सार्कोमेर और ज्यादा छोटा हो जाता है, और इस तरीके से बेटा जी पूरा प्रोसेस चलता है। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है पूरा का पूरा मैकेनिज्म। ठीक है, आगे बात करते हैं राइट, ट्रू एंड फॉल्स। इफ फॉल्स चेंज द स्टेटमेंट सो दैट इट इज ट्रू। हाँ जी, एक्टिन प्रेजेंट इन थिन फिलामेंट। अब बताइए थिन फिलामेंट में क्या एक्टिन प्रेजेंट होता है? एब्सोल्युटली। आपको पता है कि हमारे पास में दो तरीके के फिलामेंट्स होते हैं, एक थिन होते हैं एक थिक होते हैं। तो एक्टिन एंड मायोसिन आपके पास में दो हैं। तो एक्टिन वाले क्या होते हैं बेटा जी? ये तो थिन होते हैं, ये वाले थिक होते हैं। अब थिक जो होते हैं, थिक खाली मायोसिन नहीं होते हैं, मायोसिन के साथ साथ एक्टिन भी होते हैं। तो मैं बोल दूं यहाँ पे मायोसिन भी होगा और एक्टिन भी होगा, दोनों को मिला देंगे तभी जाके पूरा थिक बनेगा। तो ये बिल्कुल एब्सोल्युटली ट्रू है, सेंटेंस बिल्कुल सही बात है। एच जोन ऑफ स्ट्राइटेड मसल फाइबर रिप्रेजेंट बोथ थिक एंड थिन फिलामेंट। एच जोन जो होता है वो थिन और थिक फिलामेंट दोनों को शो करता है क्या? जी नहीं। आपको दिखाया था ये डायग्राम के अंदर मैंने, एच जोन कहाँ शो करता है बेटा जी? एच जोन जरा सा ध्यान से देखेंगे, ये पतले फिलामेंट है, ये मोटे फिलामेंट है ना। तो पूरे इस वाले चीज को हम बोल देते हैं ए बैंड, है ना, जहाँ पे मोटे और पतले दोनों आते हैं। लेकिन बेटा ऐसा ए बैंड की ऐसी जगह जहां पर सिर्फ मोटे फिलामेंट ही हैं, पतले फिलामेंट नहीं है, उसको अपन एच जोन कहते हैं। मतलब एच जोन में एक्टिन एंड मायोसिन दोनों नहीं आते हैं, सिर्फ और सिर्फ मायोसिन आता है, मोटे फिलामेंट्स ही आते हैं। तो एच जोन जो है बेटा गलत हो गया, गलत बात बोल रहे, थिन और थिक दोनों फिलामेंट्स नहीं होते हैं, सिर्फ एक ही टाइप का होता है, वो भी थिक फिलामेंट होता है। ह्यूमन स्केलेटन हैज 206 बोन, एब्सोल्युटली राइट है। देयर आर 11 पेयर्स ऑफ रिब्स इन मैन, बिल्कुल गलत बात है, 12 जोड़ी होती है बेटा रिब्स हमारे पास। स्टर्नम इज प्रेजेंट इन वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी, बिल्कुल सही बात है, वेंट्रल में ही हमारी स्टर्नम होती है, तो ये भी ट्रू हो गया। नेक्स्ट चलते हुए, राइट द डिफरेंस बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन, रेड एंड व्हाइट मसल फाइबर्स एंड पेक्टोरल पेल्विक गर्डल। तो देखो यार, एक्टिन एंड मायोसिन में क्या फर्क होता है? एक्टिन जो होते हैं वो थिन फिलामेंट होते हैं, आपको पता है, जो आई बैंड बनाते हैं। मायोसिन थिक फिलामेंट होते हैं जो ए बैंड बनाते हैं। ठीक है, ये आपको पता है। एक्टिन जो होता है वो ग्लोबुलर इस तरीके से होते हैं, एक्टिन जो आपके ग्लोबुलर चेन बनाते हैं एक तरीके से, एक्टिन मोनोमर्स होते हैं। ठीक है, आपको पता है मायोसिन जो होता है ये भी एक पॉलीमर ही होता है, लेकिन इसका मोनोमर कौन होता है? मीरोमायोसिन। जो मीरोमायोसिन होता है आपको पता है कुछ इस तरीके का मीरोमायोसिन होता है ना, कुछ इस तरीके से मीरोमायोसिन होता है, ये एक मीरोमायोसिन होता है। ऐसे बहुत सारे मीरोमायोसिन बनते हैं तब जाके पूरा मायोसिन बनता है। आगे बात चलते हैं कि द रेगुलेटरी प्रोटीन जो होती है ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन जो होती है वो एक्टिन के ऊपर होती है। आपको पता है ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन के अंदर 3 सब यूनिट्स होती हैं, टी, सी एंड आई। ठीक है, और ट्रोपोमायोसिन जो होता है वो इसके ऊपर इस तरीके से लिपटा हुआ रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन ये रेगुलेटरी प्रोटीन्स होती हैं, ये एक्टिन के ऊपर प्रेजेंट होती है, जबकि मायोसिन के अंदर क्या होता है? रेगुलेटरी प्रोटीन लिंक नहीं होती है। इंस्टेंट ईच ऑफ द मीरोमायोसिन इज बिल्ड ऑफ द 4 चेन्स लाइक 2 आइडेंटिकल
कैपिटल हैवी चेन्स एंड 2 लाइट चेन्स। ठीक है, आपको पता है कि ऊपर जो होता है हेड में ये हैवी चेन होती है, ये ऊपर हैवी चेन होती हैं, नीचे जो होता है बेटा टेल के अंदर ये लाइट चेन्स होती हैं। तो इस तरीके से 2 चेन से बनता है पूरा का पूरा मीरोमाइसिन। आगे चलते हैं, अपने पास में रेड एंड व्हाइट मसल फाइबर। ठीक है, अगर रेड और व्हाइट की बात करें तो इनको रेड और व्हाइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि मायोसिन का कंटेंट देखते हैं अपन। मायोसिन जो होता है बेटा रेड के अंदर, सॉरी मायोसिन नहीं, मायोग्लोबिन जैसे हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है ना, रेड ब्लड सेल एंड व्हाइट ब्लड सेल को क्यों बोलते हैं रेड और व्हाइट, इसीलिए कि रेड को रेड हम इसलिए बोलते हैं वहां पर हीमोग्लोबिन ज्यादा है, व्हाइट में हीमोग्लोबिन नहीं, इसलिए हम उसको व्हाइट मसल फाइबर व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। वैसे ही रेड और व्हाइट मसल फाइबर्स में क्या होता है, मायोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। मायोग्लोबिन इज ऑल्सो पिगमेंट, मायोग्लोबिन रेड मसल फाइबर में प्रेजेंट होता है, दैट इज वाई वो मसल फाइबर रेड कलर का दिख रहा है। व्हाइट मसल फाइबर व्हाइट इसलिए दिखता है क्योंकि उसमें मायोग्लोबिन लो होता है। रेड मसल के अंदर बेटा जी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है ये ज्यादा आपको दिखाई देगी, मॉडरेट दिखाई देगी, या फिर आप बोल सकते हैं लो दिखाई देगी, हाई आपको यहाँ पर दिखाई देगी व्हाइट के अंदर। फाइबर्स जो होते हैं यहाँ पर नैरो होते हैं और थिन होते हैं, यहाँ पे ब्रॉड एंड थिक होते हैं, ये रटने की चीजें थोड़ी सी। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर जो है बेटा बहुत सारे होते हैं और यहाँ पर कम होंगे। रेड मसल फाइबर है बेटा जी मायोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हीमोग्लोबिन को रिक्वायरमेंट होती है ना, वैसे मायोग्लोबिन को होती है। तो अगर यहाँ पर मायोग्लोबिन ज्यादा है तो ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी तो माइटोकॉन्ड्रिया का भी होना यहाँ पर बनेगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर ज्यादा होंगे। फटीक यहाँ पर रेड मसल फाइबर कभी थकती नहीं है, लेकिन व्हाइट मसल फाइबर जो होती है वो थकती है। ओके, आगे टाइप ऑफ रेस्पिरेशन फ्रॉम विच एनर्जी इज डिराइव्ड। तो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन रेड मसल फाइबर्स कौन सा करती है, एरोबिक। क्यों, क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगा तो ऑब्वियस ही बात है एरोबिक रेस्पिरेशन ज्यादा होगा। व्हाइट के अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन ज्यादा होता है। नेक्स्ट इज पेक्टोरल पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल गर्डल जो होता है उसको हम शोल्डर गर्डल बोलते हैं, यहाँ वाली गर्डल, एंड पेल्विक को अपन हिप गर्डल बोलते हैं। पेक्टोरल गर्डल में आपको पता है कि यहाँ पर दो बोन्स होती हैं, क्लैविकल होता है, स्कैपुला होती है। क्लैविकल इज द कॉलर बोन, स्कैपुला इज दी जहाँ पर शाबाशी देते हैं ना। अगर तुम्हारी एमवी सैट में अच्छी रैंक आएगी, एमवी सैट में बढ़िया नंबर लेकर तुम स्पेस रिसर्च सेंटर में जाओगे ना, तो तुम्हारे घर वाले तुम्हें शाबाशी देंगे ना, तो जिस बोन पे देंगे वो स्कैपुला ही होती है। ठीक है, उसके बाद ईच पार्ट और हाफ ऑफ द गर्डल कंसिस्ट ऑफ द 3 बोन्स। 3 बोन्स होते हैं पेल्विक गर्डल में, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। तीनों को मिला देते हैं, ये आपकी इनोमिनेट बोन भी कहलाती है पेल्विक गर्डल। ठीक है, फोरलिम्ब जो होती है बेटा आर्टिकुलेशन इज ऑफर्ड, मतलब आपकी जो क्लैविकल होती है, क्लैविकल से ही आपकी जो फोरलिम्ब होती है, जैसे ह्यूमरस होता है इस वाले हैंड के अंदर, तो हैंड की जो बोन होती है ह्यूमरस, वो किससे ज्यादा अटैच्ड होती है, वो आपकी कॉलर बोन से भी अटैच्ड होती है एक तरीके से, तो आर्टिकुलेशन वहां पे होता है। बट यहाँ पर आपको पेल्विक गर्डल के अंदर क्या मिलता है, पेल्विक गर्डल में जो हाइंड लिम्ब होती है ये आपकी फोर लिम्ब है, ये आपकी पैरों की जो बोन होती है वो हाइंड लिम्ब होती है। हाइंड लिम्ब का आर्टिकुलेशन भी कहाँ से होता है, इन गर्डल से होता है। तो हाइंड लिम्ब का आर्टिकुलेशन इन गर्डल यानी पेल्विक गर्डल में होता है, और फोर लिम्ब का पेक्टोरल गर्डल में। हेड ऑफ द ह्यूमरस आर्टिकुलेट विद द ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ द पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल में ग्लिनॉइड कैविटी होती है, आपको पता ही है, वहां पर जाके ह्यूमरस अपना सिर फिट कर लेती है। वैसे ही आपकी जो एसिटाबुलम होता है ना, एसिटाबुलम के अंदर जो आपकी फीमर होती है, एसिटाबुलम भी जैसे कि ग्लिनॉइड कैविटी होती है आपकी फोर लिम्ब में, वैसे ही आपके नीचे जो पैर होता है उसके अंदर एसिटाबुलम कैविटी होती है, एसिटाबुलम होती है, इसमें फीमर आके अटैच हो जाती है पेल्विक गर्डल के अंदर, उसका हेड आके अटैच हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपको मैच करना है स्मूथ मसल। बेटा जी देखिए, स्मूथ मसल जो होती है वो इनवॉलेंट्री होती है, कभी भी आप अपनी मर्जी नहीं चला सकते हैं उसके ऊपर। ठीक है, स्मूथ मसल आपकी मर्जी से नहीं चल रही होती है, इनवॉलेंट्री होती है। ट्रोपोमायोसिन जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है, थिन फिलामेंट होता है। एंड साथ ही में रेड मसल जो होती है उसमें मायोग्लोबिन होगा ही होगा। स्कल जो होता है उसमें सूचर्स प्रेजेंट होते हैं, आपको पता है सूचर्स क्या है, कि स्कल में जो बोन्स प्रेजेंट होती है बेटा जी, वो बोन्स कुछ इस तरीके से, यहाँ पर जॉइंट होता है ना, ये जॉइंट बिल्कुल भी मूवेबल नहीं होता, ये जॉइंट जो होता है वो सूचर्स होते हैं, तो ये सूचर्स यहाँ पर स्कल में प्रेजेंट होते हैं। आगे चले, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट एग्जिबिटेड बाय द सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में 3 तरीके की मूवमेंट्स होती हैं, फर्स्ट इज द अमीबॉइड, सेकंड इज मस्कुलर एंड थर्ड इज सीलियरी। अमीबॉइड के अंदर यार अमीबा की तरह मूवमेंट होती है, जिसमें WBCs जो होती है ना वो करती हैं मूवमेंट। होता क्या है, ब्लड वेसल से मान लो कोई हमारी ब्लड में किसी पैथोजन ने अटैक करा, अब WBC को हमारी रक्षा के लिए जाना है, तो WBCs जो होती हैं वो अगर अमीबॉइड शेप की नहीं होंगी, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रखेंगी अपनी शेप चेंज करने के लिए,
तो वो इस ब्लड वेसल से बाहर निकल कर बॉडी की सुरक्षा नहीं कर पाएंगी। तो इस ब्लड वेसल से बेटा जी इसको बाहर निकलना पड़ता है। इस प्रोसेस को डाइपेडेसिस कहते हैं, जब डब्ल्यूबीसी बाहर निकलती हैं, और इस वजह से वो फ्लेक्सिबिलिटी शो करते हुए पिचक के भी निकल जाती है। अगर स्पेस कम है तो, स्पेस ज्यादा तो आराम से भी निकल जाती है। तो ये इस तरीके से ना फ्लेक्सिबिलिटी अमीबॉइड मूवमेंट से ही आती है। अमीबा में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आपको पता ही है। मस्कुलर मूवमेंट जो होता है जिसमें द मसल सेल एग्जिबिट दिस टाइप ऑफ मूवमेंट, जो हमारी मसल सेल्स होती हैं वो मस्कुलर मूवमेंट करती हैं। सीलरी मूवमेंट आपको पता है कि जो हमारे स्पर्म होते हैं और ओवा होते हैं उनके अंदर सीलरी मूवमेंट होती है। वैसे स्पर्म में तो फ्लैजिलेटेड होती है। ओवम जो होते हैं बेटा जी वो यूट्रस के अंदर जाता है, फेलोपियन डक्ट में जाता है। तो फेलोपियन डक्ट के अंदर क्या होता है, इस तरीके से एक फेलोपियन डक्ट है, लेट्स सपोज, ठीक है, इस तरीके से ये फेलोपियन डक्ट और ये ओवम निकला। तो ये फेलोपियन डक्ट जो होता है वो कुछ इस तरीके से आगे जाके यूट्रस में खुलता है। तो इसने इस ओवम को कैच करा और यहाँ पर क्या होते हैं, छोटे छोटे सीलियाज होते हैं जो इसको कैच करवाएंगे, और कैच करवा इसको पीछे धकेलने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे। इसको पकड़ के पीछे धकेलने का काम करेंगे, फेलोपियन ट्यूब के अंदर होते हैं। ऐसे सीलिया जो होती है, सीलियरी मूवमेंट जो होती है हमारी ट्रेकिया में भी होती है। ट्रेकिया में भी सीलियास प्रेजेंट होते हैं, जो कि गंदगी आई हुई होती है ना मतलब एयर के साथ में, उसको बाहर निकालने के लिए काम में आता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे आप डिस्टिंग्विश करोगे स्केलेटल मसल एंड कार्डिक मसल के अंदर। तो स्केलेटल मसल जो होती है बेटा जी आपकी प्राइमरी बोन, जो पूरे बॉडी का स्केलेटन होता है, कंकाल होता है, उससे जुड़ी हुई होती है। कार्डिक मसल सिर्फ हार्ट से जुड़ी हुई होती है। ये बेटा जी क्योंकि पूरे कंकाल से जुड़ी है तो कंकाल पे हमारा बस चलता है, मेरा बस चलता है कि मैं अपना हाथ इधर से इधर ले आऊं, घुमा लूं, ये सब मेरा कंट्रोल है। ठीक है, तो ये वॉलंटरी नेचर की होती है स्केलेटल मसल, इनके ऊपर हमारा कंट्रोल होता है। इनवॉलंटरी, अब मेरा बस नहीं चलता कि मेरे हार्ट को, मैं धड़कते हुए हार्ट को रोक लूं, मेरा बस नहीं चलेगा उस पर, दैट इज द इनवॉलंटरी एक्शन, तो वो इनवॉलंटरी नेचर का हो जाएगा। स्केलेटल मसल जो होती है आपको पता है पेरिफेरली लोकेटेड न्यूक्लियस होता है इनके अंदर। आप देखेंगे अगर स्केलेटल मसल की स्ट्रक्चर, तो साइड में होता है न्यूक्लियस पेरिफेरी के अंदर, और आपका जो कार्डिक मसल होती है उसमें सेंटर में होता है न्यूक्लियस। ठीक है, इसी के साथ जो मसल फाइबर्स होते हैं ऑफ द स्केलेटल मसल आर अनब्रांच्ड। मसल फाइबर्स जो होते हैं वो हमेशा और हमेशा अनब्रांच्ड होते हैं इसके, और यहाँ पर मसल फाइबर्स जो होते हैं कार्डिक मसल के वो ब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, आपको पता ही है तो इसकी स्ट्रक्चर। इंटरकैलेटेड डिस्क जो होती है दे आर नॉट फाउंड इन द मसल फाइबर ऑफ द स्केलेटल मसल, एंड साथ में इंटरकैलेटेड डिस्क जो होती है दे आर फाउंड इन मसल फाइबर ऑफ द कार्डिक मसल। यहाँ पर इंटरकैलेटेड डिस्क का पाया जाना सबसे मेन फीचर होता है ना। उसके साथ में जो है आपकी ब्रिंग्स अबाउट द लोकोमोटरी एक्शन ऑफ द बॉडी एंड मेंटेन्स द बॉडी पोस्चर। ये बॉडी पोस्चर को मेंटेन करने के लिए काम आता है और लोकोमोटरी एक्शंस को मेंटेन करने के लिए काम में आता है। मुझे चलना है, मुझे अपने हैंड की जेस्चर्स बदलने हैं, सब स्केलेटल मसल का ही काम होता है ना, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट होती है। एंड ये हमारे जो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट एंड मोशन ऑफ द हार्ट, हार्ट का मूवमेंट, हार्ट का मोशन कैसे हो रहा है उसके लिए डिपेंडेंट होती है कार्डियक मसल। आगे बात करते हैं, नेम द टाइप ऑफ जॉइंट बिटवीन द फॉलोइंग। एटलस एंड एक्सिस के बीच में बेटा पिवट जॉइंट होता है, आपको पता है। एटलस एंड एक्सिस में पिवट जॉइंट होता है। फिर कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब में सैडल जॉइंट होता है। ये कार्पल होती है ना, सॉरी ये कार्पल होती है, ये मेटाकार्पल होती है। कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब है ना, इसके बीच में क्या होता है, सैडल जॉइंट होता है। फैलेंजीज के बीच में हिंज जॉइंट होता है। फीमर एंड एस्टेबुलम के अंदर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। क्रेनियल बोन्स के अंदर फाइब्रस जॉइंट होता है, क्योंकि आपको पता है सूचर्स होते हैं वहां पर, तो मूवमेंट नहीं होती, वेरी लेस मूवमेंट होती है, या फिर आप बोल सकते हैं नो मूवमेंट। सूचर्स के अंदर आपको फाइब्रस जॉइंट मिलेगा। बिटवीन प्यूबिक बोन्स इन द पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल में प्यूबिक बोन्स होती है, वहां पर कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। ठीक है, वाइट फाइब्रस कार्टिलेज होती है। आगे बात करते हैं, फिलिंग द ब्लैंक करना है। ऑल मैमल्स हैव सर्वाइकल वर्टिब्रा। कितने मैमल्स के पास में या कितनी वर्टिब्रास होती हैं, आपको पता है 7 वर्टिब्रास होती है सर्वाइकल। ठीक है, नंबर ऑफ फैलेंजीज इन ईच लिम्ब, नंबर ऑफ फैलेंजीज इन ईच लिम्ब ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज, आपको पता है कितनी है भैया, फैलेंजीज कितनी है, 14, राइट, 14 होती है ना। इसी के साथ में आपको पता है कि 14 आपके पास में ये हो गई, और उसके बाद में आपके पास क्या हो गया, थिन फिलामेंट ऑफ मायोफाइब्रिल कंटेन 2F actins and 2 other proteins namely। ठीक है, तो आपके पास में थिन फिलामेंट जो मायोफाइब्रिल होते हैं, आपके पास में कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, थिन फिलामेंट के पास में प्रेजेंट होते हैं।
इन अ मसल फाइबर कैल्शियम इज स्टोर्ड इन, कैल्शियम कहाँ पे होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। एंड इसी के साथ में बेटा जी आपका क्या है, फ्लोटिंग रिब्स किसको बुलाई जाती है, तो फ्लोटिंग रिब आपको पता है 11th एंड 12th को बुलाई जाती है। द ह्यूमन क्रेनियम इज मेड अप ऑफ, क्रेनियम के अंदर कितनी बोन्स होती है बेटा जी, आपको पता है 8 बोन होती है। कौन कौन सी होती है, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, है ना, स्फीनॉइड होता है, एथमॉइड होता है। तो ये आपके पास में 8 बोन आ जाती है इसकी। तो ये 8 बोन हो बेटा जी इसकी, ठीक है। इस तरीके से आपके पास में पूरा का पूरा ये सिस्टम हो गया है, चैप्टर कंप्लीट हो गया है, सोल्यूशन कंप्लीट हो गया इसके। आई होप यू लाइक इट एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपने MVSAT में रजिस्टर कर लिया है कि नहीं किया है। नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कॉमेंट पिन कमेंट्स में आपको लिंक मिल जाएगा, प्लीज जाकर रजिस्टर जरूर करिएगा, आपके लिए काफी यूजफुल ये होगा। And I wish you all the best for MVSAT and for NEET exam, for JEE exam, for each and everything. Okay ji, bye bye, take care, love you all.